जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और साथ ही आपका एसएससी सीएचएसएल 2023 के टारगेट बैच में भी। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि आज हम लोग का मॉक टेस्ट 11 होने वाला है। इससे पहले बाकी क्लास हो चुका है। ठीक है, तो इसी चैनल पर आप जाकर वहां से भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। वो भी बेस्ट बेस्ट सवाल का मॉक टेस्ट था। आज भी जबरदस्त सवाल का होने वाला है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बनी रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल। ठीक है ना, यानी कि सेट जो है मॉक टेस्ट ऐसा चीज है कि आपको पता नहीं चलेगा कि किस सेट में अच्छा लेवल का सवाल पूछा हुआ है और किस सेट में थोड़ा डाउन लेवल का सवाल पूछा हुआ है। लेकिन इससे क्या होगा आपको कि कंपटीशन में आपको हेजिटेशन जो होता है थोड़ा सा वो दूर हो जाएगा आपका। मॉक टेस्ट लगाने से आपका जो मिक्सचर क्वेश्चन का जो आपका प्रैक्टिस होगा बहुत ही जबरदस्त लेवल का होगा। ठीक है ना, लेकिन अभी आप सोचिएगा कि थोड़ा टाइप बाई टाइप हो जाता तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जितना हो सके मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एग्जाम में भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए, डेली टाइमिंग देखिए कि कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, इससे पता आपको चलेगा कि कितना आपका लेवल है। और जहां तक रहा सवाल का, तो देख सकते हैं आप किस लेवल में फंस रहे हैं, किस सवाल में फंस रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज मॉक टेस्ट 11 को चलते हैं बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त सवाल के साथ। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और शेयर और कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए और बढ़िया तरीका से तैयारी कर लें। और साथ ही आपका बता दें कि एमटीएस 2023 का प्रैक्टिस चल रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसी डेली 7 PM में चल रहा है, बाकी ये आपका इसी टाइम पे चल रहा है। ठीक है, तो दोनों टाइम लगाते जाइए, एमटीएस एचएसएल दोनों को टारगेट करके चलिए। बढ़िया से आपका मजा आने वाला है क्योंकि देख रहे हैं अभी का कटा बहुत तगड़ा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का सवाल स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीका से। देखिएगा, पढ़िएगा सवाल को। यदि P रेशियो Q इक्वल टू 10:11 और Q रेशियो R इक्वल टू 11:12 है, तो P प्लस Q रेशियो Q प्लस R रेशियो R प्लस P का मान क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब हमें अलग अलग रेशियो दिया हुआ है, तो सबसे पहले जब दो बार जिस रेशियो का यूज हुआ है उसको बीच में लिखना है। बताए थे आपको, जैसे Q है तो Q को कहाँ रखेंगे, हम लोग बीच में रखेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं हम। देखिए P है यहाँ, उसके बाद रेशियो क्या है सर, Q है, उसके बाद रेशियो R है। P रेशियो Q रेशियो R हमारा हो गया। अब P का कितना दिया हुआ है सर, 10 दिया हुआ है। P रेशियो Q कितना, ठीक है, रेशियो में अनुपात। अब Q रेशियो जो हमारा R है वो कितना है, 11:12 है। सबसे पहले हमको देखना है दोनों जगह मान आ रहा है वो बराबर है कि नहीं है। दोनों जगह मान बराबर है तो कुछ नहीं करना है, अगर बराबर नहीं रहेगा तो बराबर करना है। यहाँ मान बराबर है, चुपचाप इसे उतार देना हम लोग को। 10 यहाँ है तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा सर, 11 कितना हो जाता है सर, 22 होता है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलिए अब सवाल क्या पूछा कि P प्लस क्यू। अब P प्लस क्यू करेंगे तो 10 और 12, 22 और 10 कितना हो गया सर, 32 हो गया। 32 हो गया। ठीक है, उसके बाद Q प्लस R हमारा पूछ रहा है। Q प्लस R, एक सेकेंड। देखिए जब भी बराबर रेशियो रहे, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखिए ध्यान से समझिए। जब भी बराबर रेशियो रहे तो सेम उतार देना है, यानी कि 10 है तो 10 उतार जाएगा यहाँ पे, और 11 है तो 11 ही उतार जाएगा। Q का दोनों जगह मान बराबर है, यानी कि अब 12 यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दो लाइन करने का, क्योंकि दोनों जगह सेम है। दोनों जगह सेम है तो दोनों जगह आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ रेशियो आ जाएगा आपका एक ही लाइन में। ठीक है ना, दो जगह लिखने का जरूरत नहीं है, यानी कि जो हमारा फिक्स जो रेशियो है यही होगा। दो जगह लिखने की जरूरत नहीं है, जब बराबर करना हो तब दो जगह लिखिए। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए P प्लस क्यू है तो P प्लस क्यू कीजिए, कितना 100 और 11 कितना गया, 21 हो गया। रेशियो तो रेशियो लिख दिए। Q प्लस आर है, ठीक है, Q प्लस आर यानी कि 11 और 12 को जोड़ेंगे तो Q प्लस आर कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे देखा जाए तो 23 आ गया। रेशियो प्लस आर हो गया हमारा, उसके बाद है आर प्लस पी। आर कितना है सर, आर हमारा 12 है, कितना 21:23:22। देखा जाए तो कहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, जो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यही देख रहे हैं हमको कि कहाँ टाइम कम बच रहा है हमारा। अब यहाँ दो लाइन में करते कोई दिक्कत होने वाला तो बात नहीं था, बट टाइम लगता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो टाइम लगने से बढ़िया है कि एक लाइन में सवाल को कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का मान बराबर था, 11 कॉमन वैल्यू था तो सीधे बीच में लेके चलना है। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल बहुत बढ़िया है, यहाँ पे एवरेज का सवाल है, पढ़िएगा। 15 एथलीटों और 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन 60 kg है। जब 63 kg औसत वजन के 4 और एथलीटों को समूह में शामिल किया जाता है तो समूह का औसत वजन किग्रा में निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए। यानी कहने का मतलब कोई वैल्यू आएगा, समथिंग में आएगा, उसको पूरी तरह से अब पॉइंट पॉइंट में आया ना तो उसको डायरेक्ट मैंने पूछ रहा है किसके लगभग में है, वही सवाल पूछ रहा है आपसे।
तो देखिए 15 एथलीटों और 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन कितना है, 60 केजी है, जिसमें 15 है, है तो 15 और 3 कितना हो गया टोटल, हमारा माने कहना का मतलब कि 18 हमारे पर जितने व्यक्ति हैं उनका औसत कितना है सर, 60 केजी है। 18 का जो हमारा एवरेज है कितना है सर, 60 केजी है, 60 केजी। क्लियर है। जब 63 केजी औसत वजन के 4 और एथलीट आ गए समूह में, 63 केजी के 60 और आ गए समूह में, तो इनका वजन कितना हो गया सर, 63 के 4 और आ गए, 4 का एवरेज हमारा कितना हो गया, 4 का एवरेज हो गया कितना हमारा, 63 हो गया और हो गया हमारा। पूछ रहा है कि टोटल जो समूह में शामिल हुए शुरू से लेकर लास्ट तक उनका औसत वजन कितना होगा। अब यहाँ देखिए हम बोले कि अब टोटल का सम निकालिए, तो सम कैसे निकालेंगे सर, तो देखिए 15 3 18 एवरेज 60 केजी, मतलब हर एक का 60 केजी, हर एक का 60 केजी, तो पूछे कि टोटल का सम कितना होगा। तो नंबर ऑफ व्यक्ति जितना यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर पर्सन की संख्या, उसको गुना कर लीजिए एवरेज से, तो इसका योग निकालेंगे तो 18 में 60 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, बताइए, 100 एक 80 आएगा, 18 का टोटल से होता है 1080 आ जाएगा, जीरो बैठेगा। यहाँ पे 63 में 4 अगर गुना करें तो कितना सर, तो 4 12, एक हो गया, एक 25 हो गया, यानी कि 252 यहाँ आ रहा है। हम टोटल का सम निकालनी है, ठीक है। सम हमारा टोटल का कितना आ गया है यहाँ पे देखा जाए, तो पहले वाला का हमारा 60 आ गया, 1080 है ना, तो पहले वाला कितना आ गया, 1080 प्लस हमारा जो उसमें शामिल हुए उनका कितना आ गया सर, 252। अब ये पूछा कि टोटल जितना हमारा योग आ गया, अब सभी के कितना संख्या था उससे भाग दीजिएगा तो टोटल का एवरेज आ जाएगा। अब टोटल हमारे पास देखिए कितना थे, तो टोटल समूह में कितना थे सर, 4 यहाँ थे, 18 यहाँ थे, यानी कि 18 4 22 हमारे टोटल समूह में यहाँ पे हो गए। क्लियर है। अब इन्हीं को जोड़ के डिवाइड कर दीजिएगा, आपका एवरेज आ जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं किया, टोटल का सम निकालनी है, सम निकाल कर टोटल संख्या से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा, क्योंकि नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एवरेज होता है। अब यहाँ पे देखिए 15 3 18 और 4 आ गया, 18 4 22, बढ़िया है। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ते हैं तो 2 3 और 10 2 12 13, 132, फिर एक जीरो बैठाएंगे, फिर आपका 5 बार में कटेगा, 22 5 110, यानी 60 पॉइंट समथिंग आने वाला है, ठीक है ना। कुछ भी आप वैल्यू, ठीक है, पूरा नहीं देखना, 60 पॉइंट समथिंग आएगा, जो किसके नजदीक है, लगभग आप 61 के क्या कर सकते हैं, नजदीक है यहाँ पे। तो 61 के नजदीक है, वही पूछ रहा है कि निकटतम पूर्णांक बताइए, तो 61 जो हमारा है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी आएगा तो पॉइंट के बाद कुछ भी आए तो उस प्लस में वैल्यू देने वाला है। 61 कर सकते हैं कि 60 से नीचे नहीं कर सकते हैं, यानी कि 60 होगा ना करेगा, 59 होगा नहीं, यानी कि 61 होगा। ठीक है, अगला सवाल। अब देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाली सबसे बड़ी लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए कि 10 सेंटीमीटर कोई भुजा के घन होगा, ठीक है, कोई भी घन मान लीजिए, चलिए घन ले लेते हैं हम हमारा, ठीक है। अब ये घन है हमारा, तो हार्डलेस का जो भुजा है हर एक 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 से होगा तो 10 से होगा, 10 से होगा, 10 से होगा, समझ रहे ना, हर एक 10 होना चाहिए। ठीक है, हर एक 10 होगा तो इस पे अगर हम स्क्वायर करें, इससे बड़ा जो शंकु है हार्डली काट के कितना बनाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा इसको अगर काट के शंकु बनाते हैं तो कितना बन सकता है, हार्डली ऐसे बन सकता है हमारा, यही ना शंकु बन सकता है, इसमें से कुछ भी बनेगा शंकु तो हार्डली ही ना बनेगा, अगर काट के इसमें से बनाए तो काट के बनाएंगे तो देखा जाए कि शंकु का जो हमारा, और यहाँ से भी यहाँ अगर मिलाते तो ये हमको हाइट कहलाता है, ये शंकु का क्या हो गया, हमारा हाइट हो गया। अब शंकु के जो हाइट हो गया हमारा, तो कितना हो सकता है, तो शंकु का सर हाइट यही होगा कि जब ये 10 है तो यही 10 से होगा, समझ रहे बात, जब ये 10 है तो ये भी 10 से होगा, रफ फिगर इसी कह सकते हैं कि शंकु का जो हमारा हाइट आ गया कितना आ गया सर, 10 सेंटीमीटर। और बताइए कि शंकु का जब हमारा हाइट 10 सेंटीमीटर आ रहा है तो समझिएगा यहाँ से यहाँ 10 है, तो शंकु कितने, यहाँ 10 है, 5 हो जाएगा, समझ रहे ना, यानी शंकु का जो त्रिज्या हमारा आ गया कितना आ गया, 5 आ गया। तो हाइट और त्रिज्या हमारा आ गया, शंकु का क्या आ गया, त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगा लीजिए कि लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है बताइए, शंकु का हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 है, नहीं लेना है, क्योंकि सवाल में आंसर में जो हमारा पाई दिया हुआ है, थोड़ा सा देख भी लेना है इसको, आंसर किस किस वैल्यू में दिया हुआ है। तो पाई जब पाई में है तो हमको पाई के मान 22/7 का है लेना है, सीधा R² यानी एच कितना हमारा ना। अब यहाँ देखा जाए तो 10 पचे 50 पचे 250, तो 250 पाई गुना में रह जाएगा,
बट्टा 3 है, और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यू आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्यू में आता है, क्योंकि 3D फिगर होता है। अब 250 बट्टा पाई, और 3 क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, बढ़िया सवाल था। अगला सवाल, चलिए अब देखिए यहाँ पे, कीजिएगा। चलिए देखिए, अब यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, मोना सोना, ठीक है, दो गो आपका यहाँ पे मान लीजिए कि सिस्टर होंगे चाहे कुछ भी होंगे, ठीक है, तो मोना सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं, जब दोनों मिलकर कर रहे हैं, और सोना अकेले इसे 24 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है ना। जब सोना अकेले काज करते हैं 24 दिन में करती है, ये तो सही बात है ना, कि अकेले काज कीजिएगा थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, दो गो मिलकर कीजिएगा जल्दी होगा, क्योंकि इफिशियंसी बढ़ जाता है आपका। तो मोना अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए, अब सोना मोना की बात कर रहा है, चलिए मोना प्लस सोना दोनों मिलकर कितना दिन में काज कर रहे हैं भाई? तो 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। लेकिन यही बात क्या है कि सोना अकेले, सोना जो हमारा है अकेले कितना दिन में सर? तो 24 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि मोना अकेले कितने दिन में काज को पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो समझ गए, सोना मोना आ गया हमारा। अब देखिए, हमको पता नहीं है सर कि सोना मोना काज तो कर रहे हैं, लेकिन काज कितना कर रहे हैं पता नहीं है, तो हमें कुछ कार्य पता करना होगा। तो काज पता करने के लिए 18 पता ही कितना होगा, 18 24 का जो एलसीएम हमारा होगा, वही हमारा जो टोटल कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का अगर एलसीएम लेते तो हमारा कितना आएगा सर? तो 72। तो बताइए, मोना और सोना 18 दिन में 72 काम को करते हैं, तो एक दिन में कितना काम? तो 18 चौक 72 काम। अब बताइए, सोना अकेले 24 दिन में 72 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम? तो 3 काम, ठीक है ना। यानी कि दोनों का एफिशिएंसी आ गया, मोना प्लस सोना का एफिशिएंसी 4 और सोना का एफिशिएंसी 3। अब पूछ रहा है क्या कि सर मोना अकेले उस काज को कितना दिन में पूरा करेगी? देखिए, मोना प्लस सोना मिल के कितना दिन में, जिसमें सोना जो है में, सोना हमारा 3 दिन में काज कर रही है, तो मोना कितना दिन में करेगी बताइए? अब यहाँ पे दोनों को जोड़ के 4 लाना है, 3 ऑलरेडी है, तो यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि कहने का मतलब मोना का अकेले जो एफिशिएंसी आ गया 1 का आ गया। अब 1 के रफ्तार से 72 कार्य को कितना दिन में? तो 72 दिन में। यही जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बढ़िया सवाल था, जबरदस्त सवाल था। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कीजिएगा इस सवाल को। देखिए, अब दो अंकों की कितनी संख्याएं जो है 3 और 5 से विभाज्य है, 3 या 5 से विभाज्य है, उसी संख्या से पूछ रहा है। अब दो अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बताइए? तो दो अंक की संख्या हमारा 10 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है सर? 99 तक, है ना, यही ना होता है। टोटल संख्या हमारे दो अंक कितनी है? जहां एक बची गए 100 आया तो पार कर जाएगा हमारा, और 9 आए तो एक अंक की संख्या हो जाएगा, यानी कि दो अंक की संख्या 10 से लेकर 99 तक। अब इसे पूछ रहा है कितनी संख्याएं जो 3 से और 5 से विभाज्य है। अगर हम 3 से विभाज्य की बात करें सर, 3 से विभाज्य करें तो कितना आएगा हमारा? देखिए, 3 से विभाज्य की बात करें तो सबसे पहले 3 से विभाज्य कौन होगा? दो अंक की संख्या 12 होगा, 12 के बाद 15 होगा, 18 होगा, ऐसे से करते करते कहां तक जाएगा हमारा? तो 99 तक 3 से कटेगा। ये कौन हमारा हो गया सर? 3 से विभाज्य। और 5 से विभाज्य की बात करें तो कौन कौन? 10 से स्टार्ट होगा, 10 15 20 ऐसे करते करते कहां तक? तो 95 तक। समझ रहे बात? यानी कि 3 से विभाज्य संख्या इतना हमारा आएगा। अब टोटल जोड़ेंगे हम 12 15 18 21 24 27 ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ा संख्या हमारा को गिनने पड़ेगा। यानी कि अब 5 से गिनेंगे तो 10 15 20 25 मतलब बहुत संख्या गिनना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करें? उसे गिनना है नहीं गिनना है? अब देखिए, 3 से विभाज्य वाला के देखा जाए हम, तो पूछे कि सर पदों की संख्या में गिनाना गिनाना है कितना होगा, है ना। नंबर ऑफ क्या पद गिनना है, कितना उससे संख्या आएगा। तो नंबर ऑफ पदों की संख्या के लिए क्या करेंगे हम, आपको पता होगा एपी, एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पढ़े होंगे आप, ठीक है। अभी तो हम इसको एडवांस में पढ़ाएंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ाए हैं। तो समांतर श्रेणी में आपका पढ़ना है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। चलिए, एन का मान हमारा कितना है सर? तो एन का मान कितना है? 99 है। अब ए हमारा कितना है सर? प्रथम पद हमारा
12 है प्लस एन हमारा पदों की संख्या -1 इंटू डी कितना है, तो सार्वंतर देखिए कितना का डिफरेंट है हमेशा, 12 3 15 3 18 की कितना का, 3 का, 3। अब यहाँ देखा जाए तो 99 बराबर यहाँ 12 प्लस 3n-3। अब 99 या 3 अगर जुटेगा यहाँ पे तो कितना, अगर 12 घटा तो 9, अब जब यहाँ आएगा तो कितना देगा 90, तो एन बराबर कितना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, काट दीजिए। तो एन बराबर 30 जो हमारा आ गया, ये क्या आ गया सर, तो 3 से कटने वाली संख्या आ गया, तो 3 से कटने वाली संख्या टोटल कितना आ गया, 30 संख्या आ गया, 30। अब इसी प्रकार से हम एन का मान निकालें किसके लिए, अब इसको छोटा करके देख लेते हैं, जगह मिल जाते हैं पे बता देंगे। चलिए अब 3 वाला हो गया, 5 वाला के लेके चलते हैं, तो 5 वाला के लास्ट पद कितना है सर, 95 है, तो 95 बराबर ए कितना है प्रथम, 10, 10 प्लस n-1, डी कितना है सर 5 है, गुना कर दिया हम, 95 इक्वल टू, अब 10 का 5 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 9, 90 आएगा ना, सॉरी 10 में से 5 के बटा कितना बचा, 5 बचा, और 5 जो हमारा इधर माइनस होगा तो कितना देगा, 90 देगा, तो 90 बराबर 5n, 90 बराबर 5n, तो n बराबर कितना आएगा सर, 18 5 90, यानी कि यहाँ जो पदों की संख्या आ रहा है, तो दो अंकों की संख्या में ऐसे 18 संख्या है, 18 नंबर है संख्याएं की, जो हमें 5 से विभाज्य होगा, तो 5 से वाला कितना आ गया सर, 18 गो, कितना आ गया 18 गो आ गया। अब यहाँ अगर जोड़ है तो कितना आ गया सर, 48 आ गया। तो 3 और 5 से जितना विभाज्य संख्या है हमारा 48 संख्या है, दो अंकों की कितना है 48 संख्या, तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा 48, दिया भी ऑप्शन में, बताइए, तो बिल्कुल नहीं आंसर होगा, क्योंकि सर ऐसा भी कुछ नंबर होगा दोनों में कॉमन, जो 3 और 5 दोनों से कट रहा होगा, तो 3 और 5 से कौन संख्या कटेगा, तो 3 और 5 से वही कटेगा संख्या जो 15 से कटेगा, क्योंकि 5 और 3 का मल्टीपल है, तो 15 से कौन कौन संख्या कट रहा है, देखिए, तो 15, 30, 45, 60, 75, 90। अब जो हम संख्या लिखे हैं भाई, ये जो संख्या 6 संख्या लिखे हैं हम, ये ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, देख लीजिए, 15 है 3 से कटेगा 5 से भी कटेगा, 30 है 3 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, यानी कि 6 संख्या जो है इसका दो दो बार हम यहाँ पे जोड़ लिए हैं, वो 5 में भी आ गया है और 3 में भी आ गया है, यानी कहने का मतलब इसको जो 6 गो है तो 6 को माइनस करना होगा, क्योंकि दो बार तो जोड़ेंगे नहीं, तो 6 अगर माइनस करते हैं 48 में से 6 करेंगे तो कितना आ गया 42, तो 42 या करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो 3 अंक, दो अंकों की कितनी संख्या थी सर, तो 3 और 5 विभाज्य थी, तो हमारा 42 टोटल आंसर आ गया। 48 भी ऑप्शन में है, देखिए 48 गलती करके नहीं आना है, जो कॉमन वैल्यू है वो दोनों को माइनस कर देना है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, चलिए बनाइएगा। एक छात्र को 4 विषयों में औसत अंक 75 है, ठीक है, लेकिन जब इसमें अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो कुल औसत 70 हो जाता है, तो उससे अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए, देखिए सबसे पहले कोई विद्यार्थी होगा, उसको 4 विषय में देखा जाए तो औसत है कितना है 75, यानी कि हर एक विषय में 75 75 75 नंबर वो लाया है। उसके बाद जैसे ही अंग्रेजी के जोड़ते हैं ना उसमें मार्क्स, तो कितना हो जाता है सर, तो 70 मार्क्स का औसत हो जाता है, यानी कि हर एक में 70 70 70 हो जाता है, यानी कि 5 5 के कमी आ गया सब में, तो 5 5 की कमी सब में आ गया, किसके कारण, यानी कि अंग्रेजी में उसका मार्क्स कम आया होगा, तो कम कब आया और कितना आया वही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका, 4 विषय में औसत है कितना 75 है, तो इसका सम अगर निकाला तो कितना आ जाएगा, सम निकाला तो कितना का, 4 विषय में हर एक में 75, तो 75 जो है कितना हो गया आपका 300, ये सम आ गया कितना 4 विषयों का। अब जैसे ही इसमें अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो कुल अंक कितना हो जाता है, कुल औसत अंक 70 हो जाता है। चलिए पहले से 4 विषय था, अब अंग्रेजी जुट गया, कितना विषय हो गया 5 विषय हो गया, तो इसका अगर सम निकाले हम तो 5 विषय का कितना हो गया सर, हमारा 70 हो जाता है, 70 हो गया, तो 7 5 कितना हो गया 35 हो गया, 350। अब देखिए, देखिए विषय का एवरेज कितना 350, कितना तो 3 विषय का जो अंग्रेजी का रह गया उसका एवरेज कितना आएगा सर, तो 350 माइनस 300 घटाइए कितना आ गया 50, तो अंग्रेजी का जो आ गया हमारा, अंग्रेजी में कितना आया था सर 50 आया था, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, चलिए अब ऐसे भी देख सकते हैं आप कि हर एक विषय में 4 विषय है, तो यहाँ पे 70 आ गया, तो कितना कम रहा है 5 5 नंबर कर रहा है, तो 5 5 नंबर कर रहा है 4 विषय में, तो कितना नंबर कम गया 20 नंबर कम गया, 70 उसका एवरेज हो गया, तो सीधे कितना हो गया समझ रहे हैं ना, तो 50 आ गया। क्लियर है, बड़ी शानदार सवाल था। अगला सवाल, चलिए अब ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, एडवांस लेवल का देखिए सवाल है यहाँ पे,
निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे बड़ा कौन सी संख्या है, इसमें से पूछ रहा है। कुछ फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कुछ पॉइंट में दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। और यही नहीं, अभी पूछ सकता है आपको कि ग्रेटर देर का प्रयोग करते जाइए, कौन सबसे बड़ी है, कौन संख्या छोटी है ना। यानी कि सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ही पूछ सकता है आपसे, लेकिन सबसे पहले पता कीजिए कि इसमें बड़ी कौन संख्या है। ठीक है, अब ऐसा संख्या है तो क्या करना है सर, देखिए अब 2/3 आएगा। ठीक है, काट के देख लीजिए, 6×18 उसके बाद कितना है सर, 4/5 है, तो 4/5 है तो कितना में कटेगा सर, 0.8, 8×5 = 40। ठीक है, तो 0.8 है, वो 0.6 आ रहा है, एक के अंक लेके चलते हैं अगर, तो इसका मान कितना आया, तो 0.66। इसका कितना आएगा, 0.62। अब इसका कितना आएगा सर, 0.8। ठीक है, इतना आया। अब बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें। देखिए 0.8 है कि 0.6 है कि 0.6 है कि 0.5 है। अब 0.66 दो जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 6 है, 2 है, तो कम हुआ ना संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा कौन है, तो 0.8 है, यानी कि 4/5 जब का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल। अब देखिए सवाल यहाँ पे जबरदस्त सवाल है, यहाँ पे देखिए, एक ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 16,632 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए, क्या यहाँ पे होगा, बताइएगा। बढ़िया सवाल है। चलिए देखिए यहाँ पे, अब गोलार्ध की बात कर रहा है तो गोलार्ध समझ ही रहे हैं, गोला के आधा भाग को गोलार्ध कहते हैं, ये नहीं कि पूरा गोला ले लेना है। ठीक है ना। अब गोलार्ध का हमारा क्या पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा, तो गोला का होता है 6πr², तो इसका गोलार्ध है उसका आधा भाग, तो 3πr² हो जाएगा इसका। तो गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र कितना होगा सर, 3πr²। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, अब 3πr² है तो 3 गुने, आप समझ सकते हैं पाई का मान कितना रखना है हमें, 22/7 गुने कितना है सर, रेडियस कितना है हमें नहीं निकालना है, वही तो निकालना है, तो r² कर दिए। लेकिन देखा जाए तो क्षेत्रफल कितना है सर, तो 16,632। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे 16,632 गुने बट्टा कितना आ गया हमारा, 3 गुने 22 बराबर r²। समझ रहे हैं, ये गुना में था हमारा, क्या था डिवाइड में चल जाएगा, अब डिवाइड में था ऊपर गुना में चल जाएगा। अब यहाँ पे काटिए कट जाएगा, यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे, तो 6×3 = 9, 6×2 = 8, 1 9। देखिए यहाँ ऊपर वाला 11 से कट रहा है तो नीचे भी कट जाएगा, 11×2 = 22, 11 और 5×6 = 56, 11×5 = 55 और 11 × 11, 11×2 = 22। ठीक है, अब काटा जाए इसको वैल्यू को, तो 5×2 = 7, 2 = 9, 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए इसको, तो 5×3 = 15 और 0 4×3 = 12। अब 2 से कट जाएगा ये, तो 2 से भी काट दिए इसको, तो 25×2 = 50, यानी कि 252 गुने 7। अब गुना करेंगे तो 7×2 = 14 के 4, हाथ में 1, 25×7 कितना हो जाएगा आपका, 175, 175 और 1 कितना हो गया, 176, यानी कि 1764 बराबर r² हमारा आ रहा है। तो r² जो हमारा 1764 आता है, तो बताइए कि इसको अगर r के मान निकाले तो कितना हो जाएगा, तो √1764। अब 1764 किसका रूट होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब 4 किसका किसका वर्ग में आता है बताइए, तो 4 हमारा जो है, पीछे से 2 अंक लीजिएगा, तो 4 देखा जाता है कितना में आता है, 2 क्या आता है, 8×8 = 64, 8 के भी आता है, तो छोटा संख्या लेना है, तो कितना आ जाएगा, 2 दे देगा। अब 17 जो है किसका किसका स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 4×4 = 16 होता है, यानी कि 4 के स्क्वायर के बीच में और 5 के स्क्वायर के बीच में, तो छोटा कौन है, 4 है, तो सीधे क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो आप 2 सेकंड में निकाल सकते हैं किसका अंडर रूट है। तो आर का मान कितना आ गया हमारा, 42 आ गया। आर का मान हमारा कितना आ गया सर, 42 आ गया, तो 42 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे तो बढ़िया बात है, नहीं तो इसको छोटा हम कर देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या है सर, कि इसका आयतन पूछ रहा है। अब गोलार्ध का आयतन क्या हो जाएगा सर, देखिए संपूर्ण जो हमारा गोला होता है उसका आयतन होता है 4/3 πr²। तो यहाँ पे गोलार्ध है, आधा के बात कर रहा है, 2/3 πr²। चलिए अब आयतन निकालना है, वॉल्यूम 2/3 πr²। अब आर कितना है सर, 42, यानी कि 42 गुने 42 यहाँ पे देख सकते हैं कितना दमदार सवाल बन गया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे तो 7×6 = 42 और 3×2 = 6,
अब देखिए यहाँ पे 2 दूना के 4 गुने 22 गुने 42 कर दिए हम। ठीक है, अब पहले 42 गुने 42 को निपटाइए। यहाँ पे 42 को निपटाइएगा तो 2 दूना के 4 हो गया आपका, 4 दूना के 8 दूना के 16 के 6 और 4 चौके 16, अब एक 1764 आ गया यहाँ पे। और यहाँ देखा जाए तो इसको 11 के पहले मल्टीपल में तोड़िए, 11 के मल्टीपल तोड़ेंगे, 11 गुने 2 होगा, तो 2 इसके साथ गुना करेंगे तो 8 गुने 11। ये किस लिए किए कि देखिए आपको आसान कैसे पड़ेगा। अब 1764 में 8 से गुना कीजिए, कितना होगा, 1764 में 8 से गुना कीजिए तो 8 चौका 32 के 2, हाथ का 3 आ गया। ठीक है ना, 8 छक 48, 48 से 3 51, ये एक आपका कितना आ गया सर कैरी, 5 आ गया। ठीक है ना, अब 8 7 56 और 5 61 की एक, कितना बच गया आपका सर, 6 बच गया। अब 8 का 8 और 6 14, तो 14 11 2 गुने 11। अब देखिए 11 से गुना करना होगा तो हमारा आसान हो गया वैल्यू। अब देखिए कैसे करना है, देखिए एक है, अब यहाँ कितना है, 2 है, स्टार्ट डिजिट 1 है, लास्ट डिजिट 2 है, लिख देना आराम से, 1 2 लिख दिए। अब पारा पारी इसका पड़ोसी को जोड़ते जाइए, 2 अब 1 3, 1 अब 1 2, 4 अब 1 5। अब इसका पड़ोसी है, इसका तो हो गया, अब इसका पड़ोसी है ही ना तो छोड़ देंगे। यानी कितना है सर हमारा 15 232, 15 232 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 15 232। अच्छा एक सेकंड देख लेते हैं हम, देखिए 2 अब 1 3 हो गया हमारा। ठीक है, 1 1 2, रुकिए 4 अब 1 5, और फिर 4 1 5 लिखेंगे हम, यानी कि 1 5 हमारा मिस्टेक हो रहा है यहाँ से, देख लीजिए फिर से जोड़ के दिखाए थे आपको। देखिए 11 से मल्टीपल का तरीका क्या बताया आपको, शुरू वाला को लास्ट वाला के लिख दीजिए, 1 यहाँ था 2 यहाँ था, लिख दिए। अब बगल के पड़ोसी को जोड़ते जाइए, 2 अब 1 कितना हो गया, 3 हो गया हमारा, 1 1 2, फिर जोड़िए 4 अब 1 5, और फिर 4 अब 1 5, यानी कि 15 52 32, 15 52 32 यहाँ है ऑप्शन नंबर बी में, जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे तोड़ के गुना यही चलते की है कि यहाँ पे 1764 में 88 से गुना ज्यादा लेंथी हो जाता है, 8 से किए एक लीनियर था आपका, एक लाइन में तुरंत हो गया, अब 11 से गुना तो तुरंत कर ही देना है। तो इस तरीके से तोड़ने का भी तरीका सीखिए कैसे तोड़ना है। जैसे 42 से गुना था तो 2 अंक के गुना मन में कीजिए। ठीक है ना, तो वैसे से कह दिया कैलकुलेशन को जो थोड़ा सा आसान बनाइए, क्योंकि एमटीएस रहे चाहे सीएचएस रहे, इसका टफ डाटा जरूरी है। काटने का मजा आपको यहीं पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे जिसको पता नहीं था कि कितना से कटेगा, तो 2 से काटते फिर 3 से काटते लंबा चल जाता कटना। तो यहाँ पे देखिए पहले कौन वैल्यू से कट रहा है, तो हम देखे तो 11 से कट रहा था, तो जल्दी हो गया वैल्यू। तो ये सब सोचिए थोड़ा सा, ठीक है ना, सोच के चलना पड़ेगा। अब अगला सवाल देखिए, एक डीलर एक मशीन को 15% की छूट देने के बाद 1,22,700 रुपया में बेचना चाहता है। मशीन पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए, तो 2 दशमलव तक विचार करें। अब यही तो है एसएससी का सवाल कि 2 दशमलव तक विचार करना है, समझ लीजिए कि कितना टफ सवाल कर दिया यहाँ पे। चलिए तो बनाइए अब इसको, मतलब पूरा कैलकुलेशन आपको देना है लास्ट तक। चलिए अब देखिए, एक डीलर एक मशीन को 15% की छूट देने के बाद कितना बेच रहा है, तो 12,27,00 में बेच रहा है। यानी कहने का मतलब 15% की छूट दे रहा है तो कितना बेच रहा है, तो अपने आप पे 85% पे बेच रहा है। यानी कि 12,27,00 जो है कितना का मान है सर, तो हमारा 85% का मान है, हमसे पूछ रहा है कितना का मान, तो 100 का निकालना है। अब 100 का क्यों निकालना है, क्योंकि अंकित मूल्य कह रहा है कितना होगा उससे, अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, तो अंकित मूल्य अपने आप पे कितना परसेंट, 100% होता है। जिस तरह से कॉस्ट प्राइस अपने आप पे 100%, उसी प्रकार से अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, क्योंकि जो वैल्यू आपका किताब पर छापा हुआ है, कितना कीमत है, वो अपने आप पे 100% है। आप बेच सकते हैं लॉस में, आप बेच सकते हैं प्रॉफिट में, अलग चीज है। तो चलिए 85% का मान दिया हुआ तो 100% का निकालना है, निकाल लीजिए यहाँ पे। अब काटिए इसको, तो 17 × 5 = 85 और 20 × 5 = 100, गुना कर लीजिए इसको, तो 12 दूना के 24, 27 दूना के 54 और 000 बटा 17। इसको काटिए इसको भाई, बहुत तगड़ा काटना। 17 हो गया यहाँ पे, कितना बच गया, 7 बच गया, 75 आ गया। तो 75 आ गया तो कितना बार कटेगा बताइए, 17 चौका 68, 68 आया यहाँ पे, तो कितना यहाँ पे 7 बच गया, 74 आ गया, फिर बचे 17 चौका 68, 74 68 यहाँ पे आ गया, तो कितना बच गया यहाँ पे 74 था, यहाँ कितना आ गया 68 आ गया। तब 68 में 74 अगर हटाते हैं तो कितना बचा, 6 बच गया, तो फिर 60 आएगा, तो 17 तियाई 51, है ना। चलिए अब कितना बार कटेगा, 51 बचा, तो 51 कटा, यहाँ पे 6 था यानी कि 60 था, तो 9 बच गया, यानी 90 हो गया। 17 पचे 85, यानी कि 14 43 5 करके पहले देख लीजिए ऑप्शन में, 14 43 5 देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, यानी कि 14 43 52, ठीक है ना, .94।
अब जो पूरा बहादुरी दिखाइएगा इसको पूरा करके तो बेवकूफ़ी कीजिएगा। सीधा देखिए कि 2 से 4 अंक मिल रहा है, सीधा आंसर लगाइए, आगे निकलिए। क्योंकि पूरा सवाल ये देबे करता है टाइम फँसाने के लिए। अब पूरा पॉइंट के बाद तक लगाते जाइएगा, वो कटेगा कि पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि 2 दशमलव तक विचार कर लग रहा है। तो हो सकता है कि आगे तक भी नहीं कटे। तो पूरा नहीं करना है, आसान दशमलव है, ये नहीं कटने वाला है। तो सीधे देखिए कि 2-3 अंक मिल रहा है, सीधा आंसर लगाइए, आगे निकलिए, ठीक है? तो यही टाइम बचाना है, कहाँ पे हमें टाइम बचाने की ज़रूरत है। चलिए, बढ़िया है। अगला सवाल, चलिए कीजिएगा। चलिए, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, अब कहने का मतलब है किसी दुकान पर गए आप, ठीक है? तो सामान लेने गए हैं तो कम नहीं किया आपका मूल्य में, लेकिन मूल्य में कमी नहीं किया, लेकिन आपको हो सकता है कि पूरा कम भी कर दे, तो क्या कर रहा है देखिए, बटखारा-उटखारा रखा होगा, किलोग्राम की 1 केजी की जगह 900 ग्राम तौल के आपको भेज दे रहा है। तो बताइए कि कितना, देखिए अब यहाँ पे फायदा कितना कमा रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितना फ़ायदा कमा रहा है, ठीक है ना? देखिए, एक डीलर जो है क्रय मूल्य बेचने का दावा कर रहा है, कह रहा है कि हम कोई फ़ायदा आपसे नहीं लेंगे, हम जितना के लिए हैं उतने में बेच देंगे। तो आदमी को लगा कि चलिए भाई, तो एकदम फ़ायदा उधर ले नहीं ले रहा है, चलिए जितना में लिया है उतने में खरीद-बिक्री में बेच दे रहा है। तो खरीद-बिक्री बेच रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि 1 केजी की जगह 900 ग्राम तौल रहा है। कुछ लगा दिया होगा उसमें चुम्बक-वुम्बक, तो देखिए अब देखिए बेच रहा है कितना, 1000 केजी, 1000 ग्राम, है ना? 1000 ग्राम। लेकिन हमारा जो है कॉस्ट प्राइस कितना के बराबर दे रहा है, तो 900 ग्राम के बदल दे रहा है। उसके देख देना, आदमी जा रहा है कितना लेवे, 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम, और उत्पन्न कितना रहा है, 900, तो कितना फायदा हमारा, 100 ग्राम, है ना? तो 100 ग्राम का फायदा किससे मार रहा है, यही सोचना है। तो कभी भी आपको यहाँ पे तो क्लियर कर दिए कि सर एसपी यहाँ है, सीपी यहाँ है, तो आप निकालने जाके सीपी पर निकलता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। लेकिन यहाँ अगर नहीं लिखते तो कन्फ्यूजन आपको हो जाता है। देखिए, आपसे व्यक्ति जो दुकानदार है वो पैसा कितना के ले रहा है, तो ले रहा है 1000 के, 1000 का पैसा ले रहा है, ठीक है? मान लीजिए कि 1000 ग्राम में 1000 रुपये है। चलिए 1000 रुपये मान लीजिए, अब ये 900 रुपया है। चलिए, अब 1000 आपसे ले रहा है सामान के, लेकिन दे रहा है वो कितना में, 900 रुपया में, लेकिन उस व्यक्ति के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 900 रुपया हो गया। दुकानदार के लिए जो कॉस्ट प्राइस हुआ कितना हो गया, 900 ग्राम हो गया, लेकिन व्यक्ति के लिए कितना होगा सेलिंग प्राइस, 1000 रुपया। वो थोड़ी जाना कि कम दे रहा है हमको, लेकिन बेचारा के देना पड़ रहा है 1000 रुपया, लेकिन दुकानदार चालाकी करके उसको 900 ग्राम तोड़ रहा है, यानी कि 900 रुपया का दे रहा है सामान। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया यहाँ पे, 900 हो गया, यही समझना है। तो 100 ग्राम का फायदा मार रहा है कितना पे, 900 ग्राम पे, तो परसेंट के लिए 100 से गुना कीजिए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 1/9 पूरी दुनिया को पता है कितना होता है, 11 से 1/9% होता है। पता है ना, बताइए, परसेंटेज पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। तो गेन कितना हो रहा है सर, गेन गेन हमारा हो रहा है 11 से 1/9% के, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ गए? इसीलिए यहाँ पे समझना है क्या कि एसपी सीपी को खाली ध्यान देना है कि व्यक्ति का पैसा लग रहा है 1000 के, लेकिन ले रहा है बेचारा सामान 900 ग्राम के, तो 100 ग्राम फायदा मार रहा है दुकानदार, ठीक है ना? चलिए, अगला सवाल देखिए यहाँ पे। यदि 8r/r² माइनस 8r प्लस 1 बराबर 1/14 है, तो r प्लस 1/r का मान ज्ञात कीजिए। बहुत दमदार सवाल है ये भी। चलिए, अब एक टोटल सवाल हम बताए आपको, कैलकुलेटिव सवाल है, तो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको कैलकुलेटिव करने का भी तरीका मालूम चल जाएगा कि कहाँ 11 से गुना करना है, कहाँ स्क्वायर करना है। अब देखिए यहाँ पे लिख देना है क्या, 8r कितना है सर, r² माइनस 8r प्लस 1 बराबर 1/14, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो 14 गुने 8r बराबर r² माइनस 8r प्लस 1, ये ना होगा, बताइए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 14 गुने 8r यहाँ पे है ना? तो गुना कर सकते हैं आप, 14 से कितना हो जाएगा यहाँ पे, 14 चौके 56, यानी कि 112r बराबर r² माइनस 8r प्लस 1, है ना? अब माइनस 8r जो है इधर आ गया, तो प्लस 8r हो जाएगा, यानी कि 120r बराबर r² कितना हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। माइनस वाला था तो इधर प्लस में ही गया। अब r² प्लस 1 बराबर कितना, 120r, तो 120 अगर 120 का खाली मान पूछे तो कितना हो जाएगा, r जो है गुना में क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो r² प्लस 1 बटा
आर, समझ रहे हैं ना, यहाँ गुना में है तो यहाँ डिवाइड में चल जाएगा। 120 बराबर कितना आ गया, तो हमारा आर स्क्वायर प्लस 1 बटा आर हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 120 बराबर, इसको क्या लिखेंगे सर, अलग अलग लिख दीजिए, आर स्क्वायर बटा आर प्लस फिर 1 बटा आर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो फिर वही आ जाएगा, हमारा आर स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक आर से एक आर कट जाएगा, हमारा आ गया कितना सर, तो बच गया ऊपर में आर प्लस फिर 1 बटा आर, जिसका मान हमारा कितना है सर, 120 के बराबर है, तो 120। यही हमसे पूछ रहा था कि आर प्लस 1 बटा आर का मान बताइए, जो 120 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझे? बढ़िया सवाल था, एडवांस लेवल का सवाल था। देखिए कुछ नहीं करना था, तिरछा तिरछा गुना कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिए। अब करने के बाद देखिए यहाँ पे कि क्या है कि 120 आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 का मान आता है। 120 का मान अगर निकाले हम, तो आर जो यहाँ पे गुना में था, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या कि सर अलग अलग निकाल दिए मान, तो आर से आर कर देगा, यानी कि आर प्लस 1 बटा आर हमारा 120 के बराबर आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल पढ़िएगा। यदि मूलधन पर 25% की ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 1725 रुपया है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है सर कि रेट हमारा 25% है। अब 2 वर्षों तक हमारा चक्रवृद्धि ब्याज के साधारण ब्याज नहीं चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। तो उससे पूछ रहा है कि जो रेट परसेंट है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हमारा आ रहा है, 1725 रुपया आ रहा है। यानी कहने का मतलब कोई मूलधन होगा, मूलधन नहीं पता है, मूलधन नहीं निकालना है हमको। तो पूछा कि जब उस मूलधन पे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं 25% के रेट से 2 वर्षों तक, और सिंपल इंटरेस्ट भी निकालते हैं यानी कि साधारण ब्याज भी निकालते हैं, तो दोनों का अंतर कितना हमारा है, तो 1725 रुपया है। तो बताइए कि मूलधन कितना होगा। चलिए अब जब भी ऐसा सवाल दिखे आपको तो सीधा रेट देखिए कितना है, तो रेट हमारा कितना है सर, 25% है। अब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताइए, 1/4 होता है। तो कुछ नहीं करना है, हमें मूलधन नहीं पता है, तो बात कितना साल के हो रहा है सर, बात हो रहा है 2 साल के, ईयर्स कितना है सर, 2 ईयर्स के हो रहा है, ठीक है ना। 2 साल के बात हो रहा है, तो कभी भी नीचे वैल्यू जो हमारा है 4 है, तो 4 क्या कर, इसको बात कर देंगे, चलना है कि मान लिया कि हमारा प्रिंसिपल है। अब देखिए इसी पर ब्याज लगाना है, तो पहला साल के ब्याज यहाँ हो गया, दूसरा साल के ब्याज यहाँ हो गया, तो ये तो हमारा क्या साधारण ब्याज हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है कि हम ब्याज पे भी ब्याज लेंगे। चलिए अब ब्याज पे ब्याज लेंगे तो पहला साल वाला पर तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा ही, यानी कि यहाँ पे क्या हमारा लगेगा, पहला साल पे चक्रवृद्धि ब्याज एक बार और लगेगा, यहाँ सीआई लगेगा। अब ये दोनों हमारा आ गया, क्या आ गया सर, एसआई आ गया, ये हमारा क्या आ गया, एसआई आ गया। क्लियर है। अब दोनों जो हमारा एसआई आ गया, तो पहला जब दूसरा साल उसका अंत हो गया ब्याज का, तो दूसरा साल पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरा साल तो पहुंचा ही दिया पैसा। लेकिन पहला साल पर उसका चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा उसी रेट से, उसी बोलते हैं सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब एक कितना है हमारा, 16 है हमारा जब मूलधन है, तो पहला साल ब्याज पूछे कितना है, 1/4 के रेट से 25% 1/4 होता है, तो इसका अगर 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×4 = 16, 4 आ रहा है, कितना आ गया, 4 आ रहा है। तो पहला साल ब्याज कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। अगर यहाँ पे भी निकाले कि 1/4 निकाले कितना हो गया दूसरा साल ब्याज, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। यानी कि साधारण ब्याज का खेला हमारा समाप्त हो गया। अब सीआई बोलता है क्या कि हम ब्याज भी ब्याज लेंगे, तो पहला साल कितना है हमारा, अब मूलधन कितना हो गया, 4 हमारा हो गया, ठीक है। अब मूलधन कितना हमारा हो गया सर, 4 हो गया। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, यहाँ कितना आया था हमारा, 4 आया था। अब जो सीआई लगेगा हमारा चक्र ब्याज ब्याज लगेगा, वो ब्याज पे ब्याज लगेगा, मूलधन पर नहीं लगेगा, ब्याज पे ब्याज लगेगा। यानी कि मूलधन से हम ब्याज निकाले कितना, 4, अब 4 पर सीआई लगाएगा 1/4, तो कितना आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 1 आ गया। अब देखिए हम क्या बोले कि ऊपर वाला सीआई होता है, सॉरी एसआई होता है, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ये क्या हमारा हो गया बताइए, बताइए अभी क्या, एसआई। अब पूरा हमारा सीआई होगा, तो पूरा देखा जाए, देखिए एसआई हमारा कितना आ गया सर, एसआई हमारा आ गया 4 और 4 8 आ गया। और सीआई क्या बोले कि टोटल जितना है पूरा, तो 4 4 8 है, 9 ब्याज हो गया। एक सेकेंड देखिए यहाँ पे कितना कर रहा है बताइए, एसआई हमारा कितना रहा है, एसआई ऊपर वाला 4 और 4 8, और सीआई टोटल होता है तो 4 4 8 है 9। अब पूछे कि सीआई माइनस एसआई बताइए कितना होगा, तो सीआई माइनस एसआई करेंगे तो कितना रहा है, 1 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 आया है कि नहीं आया है, 1 यहाँ पे आया है। तो यानी कि जो नीचे वाला वैल्यू होता है सीआई माइनस क्या होता है, एसआई होता है। तो ये पूरा डिटेल निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सीआई माइनस एसआई कितना हमारा 1 आ गया, तो सीआई माइनस 1 आ गया हमारा। लेकिन सवाल में सीआई माइनस एसआई कितना दिया हुआ है, 1725। सीआई माइनस ऐसा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर, तो 1725 दिया हुआ है 1 का मान, यानी कि 1 का मान 1725। हमसे पूछ क्या रहा है कि सर मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन कितना माने थे सर, हम 16 माने थे, तो 16 का मान हमें निकाल देना है। अब 16 से कीजिए इसको, 16 25 80, आपका 0 हो जाएगा, आपका 8 बच गया, 16 दुना के 32 और 8 40, आपका कितना आएगा सर, 4 आ गया, ठीक है। अब 16 7 कितना होता है,
7 छक 42, 2 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 का 7 4 11, 112 और 8 कितना हो जाएगा, 112 और 4 है ना, 112 और 4 कितना 116 हो गया, यानी कि यहाँ पे 6 लिख दीजिए। यहाँ कितना आ गया 11 आ गया, और 16 का 16 और 11 कितना हो गया 16 10 26 और 1 27, यानी कि 27,600, 27,600 आ गया आपका। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मूलधन। ठीक है, 27,600 आ गया आपका गुना करके। क्लियर है, समझे? बढ़िया सवाल था, शानदार सवाल था, कैलकुलेटिव सवाल था। 1725 हमारा एक का मान है, हमसे पूछ रहा है कि मूलधन बताइए, मूलधन कितना हमारा है, 16 है, 16 का मान हमसे पूछ रहा था। ठीक है, 1725 जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 27,600। क्लियर है, बढ़िया सवाल था सीआईएसआई का। चलिए अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पे सवाल, 8 मीटर 6 मीटर और 22.5 सेंटीमीटर की दीवार के निर्माण के लिए 25 सेंटीमीटर और 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, बताइए। अब यहाँ पे जो है सवाल है, कोई दीवार होगा, कोई दीवार का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ले लिया। अब पूछ रहा है कि इतना इसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला ईटा जो है उसको दीवार को खड़ा करने में कितना ईंटों की आवश्यकता होगी। बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखा जाए 8 मीटर 6 मीटर, सबसे पहले यहाँ देखिए कि मीटर में है, बाकी सब सेंटीमीटर में, तो पहले इसको सेंटीमीटर में बदलना होगा। सवाल ध्यान दीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट कीजिएगा तो आंसर गलत आएगा। अब 8 मीटर है तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 8 मीटर है तो कितना हो जाएगा हमारा 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सेंटीमीटर नहीं, दिक्कत नहीं है, गुने 6 मीटर यानी कि 600 सेंटीमीटर। अब 22.5 क्या है सेंटीमीटर, बटा कितने ईंटों की जरूरत होगी, तो डिवाइड कर देना सिर्फ, उसका आयतन बटा इसका आयतन डिवाइड कीजिए, बात बराबर होगा। आयतन क्या होगा, और जो ईटा हो चाहे दीवार हो क्या होता है, घनाभाकार होता है ना, घनाभाकार क्या होता है, एल बी एच, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब नीचे कितना सब सेंटीमीटर में सब है, 25 गुने 11.25 गुने 6 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर दो पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पॉइंट हटाइए तो एक जीरो यहाँ दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे काट सकते हैं आप, 6 से कितना बार में सर, बार में, और 5 का 100 है ना, ऐसो काटते अगर हम 5 दूना के 10 ही कट जाएगा पूरा 5 बार में, 5 बार कट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ लेकिन एक जीरो है, एक जीरो है यहाँ पे, तो कितना बार है ऊपर 2 बार में कटेगा। क्लियर है, अब कहीं कट रहा है बताइए, अब कहीं नहीं कट, 4 चौका 32 दूना के 64, तो 6400 ईटा की जरूरत पड़ेगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। समझ रहे बात को ना, यानी कहने का मतलब जितना दीवार को हमें घेरना है उस हिसाब से देखा जाए कि हमें किसको घेरना है सर, ईटा के हिसाब से घेरना है, तो दीवार के आयतन बटा ईटा के आयतन करेंगे, हमारा जो 6400 है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहले मीटर में था उसको सेंटीमीटर चेंज जरूरी कीजिएगा, नहीं तो घबरा जाएगा आप। ठीक है, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ डाउट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, एक ही अंक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो देगा ही। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, हमसे पूछ रहा है, बताइए। बढ़िया सवाल है। अब देखिए, जब भी ऐसा सवाल है तो सोचे फ्रैक्शन वैल्यू देखिए इसका। अब 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 8% का बताइए कितना होगा, 4% का कितना होगा सर, 1/25, तो 8 उसका दोगुना है तो कितना हो जाएगा 2/25, तो 2/25। ठीक है ना, चाहे आप बहुत ज्यादा जीरो हमको दिख रहा है, 80,000 है ना, तो सबसे बढ़िया क्या तरीका अपनाइए आप, सीधे 8% के 8/100 लेके चलिए, सीधा वैल्यू काट देगा। कितना लिखिए सर, 8/100 लेके चलिए। अब क्या है हमारा 5% है, तो 5% क्या लिखेंगे, तो 5/100 लिखेंगे। पहला बार देखिए कि जनसंख्या टोटल है कितना, तो 80,000 है, 80,000 है, 80,000 जनसंख्या है, तो पहले वर्ष वृद्धि हो रहा है कमी हो रहा है, तो पहले वर्ष कमी हो रहा है 8% के। अब 100 पर 8% के, यानी कि 92/100 जनसंख्या हो रही है हमारी। दूसरे वर्ष क्या करा कि 5% के क्या हो रहा है सर, वृद्धि हो रहा है, तो 100 का 105 में वृद्धि हो रहा है, तो 105/100। चलिए हो गया। 8% की कमी यानी कि 92%,
और हमारा जो है 5% की कमी यानी 5% की वृद्धि यानी कि 105%। अब यहाँ पे जो कट रहा है वैल्यू काट दीजिए, दो जीरो यानी कि 4 जीरो से खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे गुना पड़ गया भारी। देखिए अब 8 में गुना के 8 गुना 16 आपका कितना आ गया, 1 आ गया। और 9 8 72 1 73, 736 गुने कितना होगा सर, 105। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको 100 में 100 से गुना कीजिए। तो 100 से गुना कीजिएगा तो 736 पे डबल जीरो आएगा। और फिर 736 से 5 से गुना कीजिए, तो किसी भी संख्या में 5 से गुना करने का शानदार तरीका है, उसको आधा कीजिए। तो 36 का आधा कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। 37 का आधा कितना होगा सर, 18 हो जाएगा। 18 लिखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक जीरो भी बैठाना होगा, तो 18 यहाँ लिखिए, जीरो यहाँ लिखिए। अब 7 देखिए, अब 7 का आधा कितना होता है, देखिए यहाँ पे करते हैं अगर हम, तो इसका आधा करें तो कितना होगा, 3.5 यानी कि 35 दुना का 17, 18 दुना का 36, ठीक है ना। 35 18 आएगा। 5 सबसे पहले गुना करते हैं तो 6 पचे 30 कि जीरो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। अब फिर देख लेते हैं कि 15 3 18 क्या, 8 आपका 1 बच रहा है, सही है। यानी कि 7 पचे 35 अब 1 36, सो क्या कितना आ रहा है, 5 से गुना कीजिए, 6 पचे 30 की जीरो, 3 आ गया, पते 15 3 18 1 बचा, 7 पचे 35 3680 आ रहा है, ठीक है। या 3680 को जोड़ लीजिए सीधा आप, 0 8 2 7 7 77 280, तो 77 280 क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी में है। अब 3 अंक की सीधा गुना करते तो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता, ठीक है ना। तो सीधा क्या कीजिए कि 105 है तो किसके करीब है, 100 के करीब है। तो सबसे पहले 100 से गुना कर लीजिए, कितना आ गया, 73 600 आ गया। फिर उसको 5 से गुना कर लीजिए, इसको बाद जोड़ दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्लियर है, बढ़िया। आगे चले, चलिए अगला सवाल। देखिए यदि 2a प्लस 5b बराबर 12 है और ab बराबर 3 है तो 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सवाल है, थोड़ा सा रुक जाइएगा। देखिए 2a प्लस 5b, अब ध्यान दिया जाए तो 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर का मान पूछ रहा है, यानी कि स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले वैल्यू को स्क्वायर करना होगा। तो सवाल में दिया क्या है सर, तो 2a प्लस 5b बराबर कितना है सर, 12। अब स्क्वायर बोथ साइड कीजिए, स्क्वायर बोथ साइड कीजिए, करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 2a प्लस 5b के कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। अब देखिए a प्लस बी पे इसको करते हैं हम, तो पहला कितना जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 2ab, 5 दुना के 10 और 2 20 ए बी प्लस 5b के स्क्वायर यानी कि 25 बी स्क्वायर बराबर 144। अब ए बी का मान कितना हमारा 3 है, तो 4a स्क्वायर प्लस 20 गुने कितना 3 है, 3 लिख दीजिए, प्लस 25 बी स्क्वायर बराबर 144। हमसे मान किसके ऊपर निकालना है, तो 4a स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर को, 4 स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर एक जगह रख देते हैं, 4a स्क्वायर 25 प्लस 25 बी स्क्वायर बराबर 144 था। अब 20 23 60 यहाँ था तो माइनस में चल जाएगा यहाँ 60। अब देखिए तो 4a स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, घटाइए, 8 6 14 84, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा है ए जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अलजेब्रा का बहुत बढ़िया सवाल था। आगे चलते हैं हम, अगला सवाल। अब स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर पर घंटे है, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने और वापस आने में इसे कुल 6 से 6/7 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल किलोमीटर पर घंटे क्या होगी। चलिए अब नाव की चाल हमें दिया हुआ, धारा की चाल नहीं पता है, लेकिन सवाल में है कि जब धारा की दिशा में जाता है, यानी कि धारा की दिशा में जा रही है और धारा की दिशा वापस आने में उसे कितना समय लग रहा है, 6 से 6/7 घंटे का समय लग रहा है। टोटल दूरी कितना है सर, 18 किलोमीटर है। चलिए अब धारा की चाल चाल नहीं पता है, तो मान लिया कि धारा का जो चाल हमारा हो गया, धारा की चाल कितना होगा सर, तो मान लिया कि कितना है, x किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा में लिखे। अब नाव की चाल कितना है, नाव की चाल हमारा जो है
बोट की चाल हमारा कितना है सर, 12 किलोमीटर। अब देखिए धारा के साथ जाएगी, अगर नाव धारा के साथ जाएगी, धारा की दिशा में जाएगी, तो समझिए कि पानी के साथ ही उसका जिसका धारा जो अपना जो उसका चाल हुआ और जो नाव का चाल हुआ दोनों जुट जाएगा उसमें, क्योंकि एक ही दिशा में जाएगी तो समझिए कि स्पीड बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जब धारा की दिशा में जाएगी तो चाल जुट जाएगी, सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा, x प्लस 12 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। अब दूसरा बात करें कि सर धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो दूरी जो हमारा चाल है वो कम है कि बढ़ेगा, तो धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो इधर से नाव चल रही है, इधर से धारा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको जब भी विपरीत दिशा में आएगा तो इसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, इसको रोकेगा, जितना हो सके रोकेगा इसको, तो यानी कि चाल को उसका कमी कर देगा, तो चाल कमी करेगा तो कितना आ जाएगा, x - 12 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। अब चाल हमारा आ गया, हमसे पूछ कह रहा है कि समय कितना लगेगा, तो बताइए दूरी कितना सर, 18 किलोमीटर। अब पहला दूरी जो है 18 किलोमीटर चल रहा है x प्लस 12 किलोमीटर की रफ्तार से, प्लस दूसरा भी दूरी क्या है, देखिए अब 18 किलोमीटर जा रहा है तो 18 किलोमीटर आएगा भी, 18 किलोमीटर जाएगा तो 18 किलोमीटर आएगा भी, यानी कि 18/x + 12, और फिर क्या हो जाएगा आपका सर, अ, अच्छा दूरी सबसे पहले देखा जाए कि 12 जो हमारा है नाव की चाल अधिक होता है ना, नाव की चाल अधिक होता है धारा की अपेक्षा, तो हमको नाव के पहले रखना चाहिए था। चलिए इसको चेंज कर लीजिए, 12 + x कर लीजिए यहाँ पे, देखिए ऐसे आंसर आ जाएगा, लेकिन लिख लीजिए 12 + x किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि नाव का चाल हमेशा अधिक होता है, तो जब भी अधिक रहेगा उसी में से वैल्यू घटेगा। यहाँ कर लीजिए आप 12 - x किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ देखे जाए तो कह रहा है क्या कि 18 किलोमीटर जाने में और आने में समय, तो 18 किलोमीटर जाएगा तो 18 किलोमीटर आएगा भी, तो 18 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो क्या होता है समय क्या हो जाएगा आपका, तो समय हो जाएगा दूरी बटा चाल, तो जाने में कितना समय लग रहा है कि 12 + x प्लस आएगा भी कितना वापस 18 किलोमीटर, तो वो कितना सर 12 - x के हिसाब से, अब इक्वल टू टाइम कितना लग रहा था 6 से ही 6/7 समय लग रहा है यहाँ पे। बस यही हमारा क्या था, अकॉर्डिंग टू सवाल चलना था। अब क्या करना है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब कर ही देते हैं इसको, अब ऊपर तो समझ ही गए सापेक्षिक चाल क्या होता है। चलिए चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखा जाए तो 18 है, तो 18 इंटू 12 - x हो जाएगा, फिर गुना कीजिए आ जाएगा, तो 18 इंटू 12 + x हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे क्या जाएगा सर, a + b इंटू ए स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर - x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 7 × 6 = 42 6 48/7। अब यहाँ कैसे किए देखिए, अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो पारा पर एलसीएम लीजिएगा, गुना कीजिएगा, दोनों का मल्टीपल होगा। अब यहाँ a + b a - b आएगा, a + b इंटू a - b किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डायरेक्ट, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर के दिए। अब यहाँ अगर दोनों का एलसीएम लेते 12 + x 12 - x का, तो जैसे ही 12 + x है यहाँ पे तो 12 + x से कट जाता, तो 12 - x आ जाता, तिरछा तिरछा हो जाता है। अब दूसरा बार देखें तो 12 - x था, तो यहाँ 12 - x से x कट जाता, कितना बचता 12 + x बता, यानी कि 18 वाला गुना 12 + x से, इतना तो समझ रहे हैं, एसएससी का स्टूडेंट है। अब आगे चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखा जाए गुना कीजिए 18 में 12 से गुना कीजिए कितना आएगा, 18 दूना का 36, 36 6 आ गया आपका, बचा 3, 18 का 18 3 16, यानी कि 216 माइनस 18x प्लस 216 प्लस 18x बटा 12 का स्क्वायर 144 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 48/7। अब देखिए 18x कट जाएगा आपका, अब 216 216 कितना होगा 400, 432, 432 आ गया आपका, अब गुना में चल जाएगा कितना 7 बराबर 144, 48 है ना, तो 48 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 48 यहाँ गुना में है, तो 48 यहाँ कितना आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 48 यहाँ डिवाइड में कीजिए इसको, काटेंगे इसको तो 9 चौका 36 9 8 72, 9 बार में कट जाएगा, तो 9 चौके कितना 9 सत्ते 63, 63 बराबर कितना आएगा सर 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बस, ठीक है। अब देखिए कितना आ रहा है सर, तो 63 बराबर 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 144 को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा,
तो माइनस में कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो हम 81 आएगा ना, 8 3 11, हाँ 81 आ जाएगा। तो 81 क्या है, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में आ रहा है वैल्यू, तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कटेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो एक्स का मान कितना आएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 81 का अंडर रूट कितना होता है, 9 आता है। तो एक्स हमारा 9 आया, एक्स क्या माने थे सर, नाव के 4 माने थे, यानी कि 9 किलोमीटर पर घंटा जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो 9 किलोमीटर ऑप्शन पर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। यानी कि नाव का धारा के चाल जो हमारा आ गया, कितना आ गया, 9 आ गया। चलिए, बढ़िया सवाल था, लेंथी सवाल था। अगला चलिए बनाइएगा। देखिए, एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है और इसके बाद 15% प्रत्येक की दो क्रमिक छूट देती है। अच्छा, इसके बाद 15% के प्रत्येक की दो क्रमिक छूट देती है, 15-15% के दो बार छूट दे रहा है क्रमिक। अंत में वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हो। अब देखिए सवाल, सवाल तो ठीक है, लेकिन आंसर देखिए कि पॉइंट के बाद 4-4 अंक तक निकालना है हमें, तो इसी समझ सकते हैं कि कैसा लेवल का सवाल होगा। चलिए, अब एक वस्तु के मूल्य 45% की वृद्धि करती है, हमको नहीं पता है कितना का मूल्य हमारा है वस्तु का। वस्तु का मूल्य मान लीजिए हमारा कितना है सर, 100 है। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया हमारा, 100 हो गया। अब पहले क्या करा कि उसके मूल्य में 45% की वृद्धि करते हैं। अब 100 में 45% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी अंक का मान 100 पे उतना होता है। जैसे 50% पूछे तो 50 होगा, 100 पे 12% का मान 12 हो जाएगा, तो 50% का मान 50, तो 45% का मान 45, यानी कि 45 से बढ़ा देना है तो 100 कितना गया, 45 आ गया। अब 15% की दो क्रमिक छूट दे रहा है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो 15% की दो क्रमिक छूट, तो आप सक्सेसिव डिस्काउंट भी लगा सकते हैं, और नहीं तो सबसे बढ़िया क्या कीजिए कि 15% के दो छूट दे रहा है, यानी कि 85% बेच रहा है। 15% के छूट दे रहे हैं कि कितना बेच रहा है, 85% बेच रहा है। अब 145 सामान को, 145 के सामान को 15% की दो बार छूट, यानी कि 85/100 गुने 85/100, इन है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, काटना तो कोई भारी चीज नहीं, आसानी से कट जाएगा, लेकिन अगर हम 100 छोड़ देते हैं दोनों को तो आराम से हम पॉइंट बैठा सकते हैं। तो कैसे करेंगे सर, तो 100 बहुत बड़ा गुना है हमारा है, तो 145 गुने 85 गुने 85 पहले कीजिए, यानी कि 85 का स्क्वायर। तो कर लीजिए, 85 से गुना करेंगे तो 50 25 और 8 9 8 72, यानी कि कितना आ जाएगा, 72 25 आ गया। चलिए, एक चीज का सोल्यूशन बढ़िया से हो गया हमारा, तब आसानी से इसको गुना कर सकते हैं। तो सबसे पहले 72 25 से 5 से गुना करना है, कर लीजिए, 72 25 गुने 145। चलिए, अब बड़ा गुना हो गया। अब 5 से गुना करना है तो कर सकते हैं आप, इसका आधा कर लीजिए, तो आधा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ गुना करेंगे 36 दूना के 72 और 12 दूना के 24, यानी कि 36 से 25 आया। अब 4 से गुना कीजिए तो 25 चौका 100, 10 आया, और यहाँ 4 दूना के 8, 10 8 18 की 8, आपका एक बच गया, और 7 चौक 28 एक 29। फिर से कर लीजिए, देख लीजिए, यहाँ 5 चौका 20 की 0 आपका 2 आ गया, 4 दूना का 8 और 2 10। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे 4 से गुना पहले कीजिए, देखिए 5 चौका 20 की 0 आपका कितना आ गया, 2 आ गया, 4 दूना का 8 और 2 10 की 0, हम तो एक आपका 4 दूना का 8 और फिर 10, एक आ गया, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ देखा जाए तो 7 चौका 28 एक 29, क्लियर है, 29,000 आएगा आपका। अब नीचे एक से गुना करना, तो एक से सीधे गुना कर दीजिए, 5 2 2 7। अब इसको जोड़िए, अब यहाँ देखिए, 5 चौका 20 की 0 आपका 2 आया, ठीक है, और 4 दूना के 8 2 10 की 0 आपका 1 आ गया, ठीक है, 4 दूना के 8 एक 9 आएगा, हाँ 9 आएगा, और फिर देखा जाए तो 7 चौक 28 एक 29। अच्छा, 28, 28 यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी एक से गुना करना तो एक से कर ही नहीं, अब जोड़िए इसको, कितना आएगा, देखिए 5, यहाँ पे 2, 5 एक 6, 9 6 15 2 17, 7 एक है आपका, 8 3 11 2 13 1 14, 4 आपका एक बचा, 7 2 9 एक 10, कितना आ गया, 10 47 625, 10 47 625 आया गुना करके, ठीक है ना। 10 47 625, कैलकुलेटिव डाटा थोड़ा सा टाइम लगेगा, बढ़िया से कीजिएगा। तो कितना आ गया हमारा, 10 47 625 आया। अब देखिए,
अब नीचे देखिए गुना करके हमारा इतना आया, लेकिन नीचे कितना था, 100 गुने 100 था, यानी कि 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो 4 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो 1 2 3 4, तो कितना है हमारा 104.7625। अब 104.7625 आया, तो क्या करना, डिस्काउंट करके सामान के बेच रहा है, तो डिस्काउंट करके सामान को कितना बेचा सर, तो 104.7625 में सामान को बेच रहा है। तो वही पूछ रहा है सर कि कितना का फायदा कमाया। अब सामान उसका कितना का था बताइए, सामान जो उसका था हमारा वो था 100 रुपया के, 100 रुपया का सामान था, बेच कितना में रहा है, तो 104.7625 में, तो कितना का फायदा कमा रहा है, तो 4 पॉइंट, कितना का फायदा कमा रहा है सर, तो 4.7 गेन हो रहा है। यहाँ कितना है सर, 15%। देखिए अब यहाँ पे 20% तो थोड़ा आसानी हो जाता है, जान से 15% दिया है कि टफ डाटा होगा, 85 या 85 से गुना करना ही पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 4.7625%। अब कहाँ है 4.7625% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी में, तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 145 यहाँ टफ डाटा दे दिया, 45% दे दिया सर, तब देखिए यहाँ एक को जीरो ही नहीं आएगा, 145 का भी फिर गुना करना पड़ेगा। तो इस तरह से डाटा इतना बढ़िया सेट किया जाता है कि स्टूडेंट का टाइम लगभग करे। अगला सवाल देखिए, एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, वेतन में क्या परिवर्तन हुआ पूछ रहा है। अब एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि कर रहा है पहले, अब फिर 20% की कमी कर देती है, तो वेतन में क्या परिवर्तन होगा पूछ रहे हैं। अब देखिए मान लिया कि आपको देखिए ऐसा तो लग रहा है कोई परिवर्तन होगा, 20% के पहले क्या किया, वृद्धि किया, फिर 20% के कमी कर दिया, तो उसका फिर से वही सैलरी आ जाएगा, बताइए कोई दिक्कत हो रहा है, ऐसा तो लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। सर पहले बोला कि 20% की तुमको वृद्धि कर देते हैं, अब फिर 20% की कमी कर दिए, कुछ दिन बाद फिर 20% की कमी कर दिया, तो लग रहा है कि मजदूरी में, मान ली कि मजदूरी में कमी किया तो उसका कोई कमी नहीं हो रहा है वेतन में, ऐसा लग रहा है। लेकिन देखिए अगर दिखाते हैं आपको, मान ली 100 रुपये उसका मजदूरी था पहले, अब इसको 20% का क्या किया, पहले वृद्धि कर रहा, तो कितना हो गया 120 हो गया, अब फिर 20% की कमी कर रहा है, तो 120 का 20% कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा बताइए, 24 हो जाएगा। अब 24 का कमी करेंगे तो कितना आएगा, 96 आ गया। अब देखिए पहले सैलरी कितना मिलता था 100 रुपया, अब कितना मेरा 96, अब कितना के देखिए 4 रुपया का अंतर हो गया उसका, हो गया ना। अब 4 रुपया का उसका अंतर हो गया ना सर, कहाँ हो रहा है देखिए, ऐसे लगा उसको कि चलिए सर पहला तुमको 20% का मजदूरी बढ़ा देते हैं, अब फिर 20% की क्या करते हैं, मजदूरी घटा देते हैं, यही ना होगा। तो उसको लगा कि हाँ सर कोई प्रभाव नहीं है, पहले बढ़ा के फिर घटा दीजिए, कहाँ दिक्कत हो रहा है। लेकिन देखिए कितना दिक्कत हो रहा है, 4 रुपया की दिक्कत हो जा रहा है। अब 4 रुपया की दिक्कत कितना पे, 100 पे, अब परसेंट के लिए 100 से गुना, कितना आ जाएगा आपका 4%। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो गया। अब सबसे बढ़िया क्या आएगा, इसको करने का तरीका क्या है, सीधा देखिए 20-20% के कह रहा है ना, जब समान आपका रहे कि कमी हो रहा है चाहे वृद्धि हो रहा है, तो सीधा फॉर्मूला पे लगा लेना है कि एक्स स्क्वायर बटा बटा 100। ठीक है, अब यहाँ माइनस में रहता है, तो माइनस का मतलब ये नहीं कि वैल्यू माइनस में आएगा, माइनस का मतलब होता है क्या, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट। अब एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान कितना है 20 है, दोनों जगह सेम है ना, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, बटा अब 100 है ना, तो 100 है तो 100 लिख दीजिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ गया आपका 4%। तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया 4% का, यानी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर बटा 100 सीधा लगा लेना है समान। अब 10-10% का कहता है तो कितना आता है 1% आ जाता है ना। तो इस प्रकार से 4% की जो हमारा है डिस्काउंट होगा, कमी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो वृद्धि नहीं होगा, हमेशा कमी होता है ऐसा संख्या में, कभी भी क्या होगा वृद्धि नहीं होगा, हमेशा होगा तो कमी होगा जब समान रहे। ठीक है, दिखा दिया आपको, लाइव दिखा दिया आपको, अथी करके भी दिखा दिए, सौमान के भी दिखा दिए। आप इस तरीके से भी अपना सकते हैं, इसीलिए हम माइनस दिया होता है कि जब भी होगा क्या होगा सर, कमी होगा, जब बराबर आपको डिस्काउंट और बराबर आपको प्रॉफिट दे। चलिए अगला सवाल है आपका, कीजिएगा। अब देखिए, यदि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें से क्रमशः ए बी बराबर ए सी और पी क्यू बराबर पी आर है, इसके साथ ही यदि ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर है, तथा कोण बी बराबर 50 डिग्री, तो कोण आर की मान ज्ञात कीजिए। अब दो ट्रेंगल की बात कर रहा है हमसे, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए एक ट्रेंगल ले लिए, दूसरा ट्रेंगल एक और ले लिए हम। अब सबका नाम दे दीजिए, एक है ए बी सी और दूसरा क्या है सर, पी क्यू आर।
अब पढ़ते जाइए, क्या दिया हमारा, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। ए बी बराबर क्या है सर, ए सी दिया हुआ है, तो कर लीजिए ए बी बराबर ए सी। क्या है, पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू बराबर है। उसके बाद क्या है, ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर क्या है हमारा, पी क्यू है। ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, यानी कि ए बी जो हमारा है वो पी क्यू के बराबर है, लिख लीजिए ए बी बराबर पी क्यू। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बराबर पी क्यू, लेकिन इससे पहले क्या हमको देखना होगा, जो पहले बराबर उसको देखिए, ए बी बराबर पी क्यू मान लीजिए, चलिए पी है। उसके बाद क्या है, बी सी बराबर क्यू आर, अब बी क्या है हमारा, क्यू आर है, क्यू आर लिखनी है, सभी के बराबर आ गया। अब अगर बात करते हैं हम ट्रायंगल ऑफ ए बी सी एंड ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में चलते हैं। अब समझिए यहाँ पे ए बी सी और पी क्यू आर में कॉमन क्या दिया हुआ है हमारा, ए बी बराबर पी क्यू, यानी कि ए बी बराबर पी दिया हुआ है, ए बी बराबर पी क्यू। फिर क्या है, बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर। चलिए बी सी बराबर क्यू आर देखिए, अब ए बी बराबर पी क्यू है, ठीक है, बी सी बराबर क्यू आर है, तो ए सी बराबर पी आर ऑटोमेटिक होगा। जब दो भुजा उसका बराबर हो गया, तीसरा भुजा ऑटोमेटिक बराबर हो गया, समद्विबाहु रहे चाहे कुछ भी रहे, यानी कि बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर है, तो क्या हमारा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए पी आर, ए सी बराबर पी आर, लिख लीजिए इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है ना। यानी कि आप देखिए यहाँ पे आराम से, यहाँ पे क्या हमारा हो गया सर, कि ट्रायंगल हमारा जो है क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, यानी कि ए बी सी, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी सर्वांगसम ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर। अब जब सर्वांगसम त्रिभुज हो गया तो उसका कोई भी दो एंगल आपका आपस में बराबर होता है, जैसे कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, कोण सी कोण आर के बराबर हो गया, ठीक है। यानी कि कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। अब देखिए यहाँ पे कोण बी का मान 50 डिग्री है, कोण बी का मान 50 डिग्री है, तो कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो 50 डिग्री हो जाएगा। और कोण सी कोण आर के बराबर है। अब बराबर भुजा के बीच बराबर कोण बनता है, जैसे कि ए बी बी सी के बराबर है, और यहाँ पे ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, तो ये जब कोण बराबर, जब भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, तो कोण बी कोण क्यू बराबर 50 डिग्री, तो कोण सी कोण आर बराबर भी 50 डिग्री। तो कोण आर का मान पूछ रहा था हमसे, तो कोण आर का मान भी कितना आ जाएगा, 50 डिग्री ही आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ट्रायंगल को क्या करना, सर्वांगसम कर देना था, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। चलिए, क्योंकि बराबर भुजाओं के बीच बराबर जो भुजा खिंचाएगा हमारा, बराबर जो दूरी रहेगा भुजा के, उसके बीच में जो कोण बनता है वो बराबर बनता है। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल बन गया, यानी कि पूरा का पूरा आपका जो मॉक टेस्ट 11 था वो समाप्त होता है, टोटल क्वेश्चन इसका। तो आज आपका 11 खत्म हुआ, 11 क्लास था आज, कल 12वां क्लास आएगा, यानी कि डेली आपका चल रहा है क्लास इसी प्लेटफॉर्म पर। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, और फिर शाम को मिलते हैं 7 बजे फिर एमटीएस के साथ, ये आपका सीएचएसएल था, ठीक है। तो चैनल बने रहिए बढ़िया तरीका से, डेली आपका 7 बजे चल रहा है एमटीएस, डेली आपका इस टाइम पर चल रहा है आपका सीएचएसएल। तो बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, दोनों बार मॉक टेस्ट लगाइए बढ़िया तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।